और आइए बड़ी खबर आपको दे पश्चिम बंगाल से, जहां बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। सभी 42 सीटों पर टीएमसी नामों का ऐलान करेगी। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता। आज टीएमसी बंगाल में लिस्ट जारी करेगी। 42 सीटें, सभी 42 सीटों पर नामों का ऐलान हो जाएगा और अकेले ममता चुनाव लड़ने वाली हैं। तो ये ऐलान हो चुका है कि ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, कोई गठबंधन नहीं। आज टीएमसी बंगाल में लिस्ट जारी करने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जैनेंद्र और मनोज्ञा दोनों जुड़ गए हैं। सबसे पहले जैनेंद्र, आपके पास आते हुए इस खबर को लेकर पूरा अपडेट दीजिए। सभी 42 सीटों पर क्या आज नामों का ऐलान हो जाएगा टीएमसी की तरफ से? बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की आज एक बड़ी रैली है कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में, और उसी रैली के मंच से ममता बनर्जी अपने सभी उम्मीदवारों, लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगी। और टीएमसी के सोर्सेज से जो हमें पता चला है कि पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान तृणमूल कांग्रेस करने जा रही है, और आज ही ममता बनर्जी सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगी। तो एक तरफ तो ये एक बड़ा अपडेट है कि तृणमूल कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों का ऐलान आज ही हो जाएगा। वहीं इस खबर से जुड़ी हुई दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो इंडिया गठबंधन की। ठीक है जैनेंद्र, आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप उसको दुरुस्त कर लीजिए। मैं मनोज्ञा के पास जाती हूं तब तक। मनोज्ञा, पश्चिम बंगाल में अब कोई संशय नहीं, कोई गठबंधन नहीं होगा, ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने वाली हैं। क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से बताएं मनोज्ञा। देखिए, पहली बात, ममता बनर्जी बखूबी जानती हैं कि एंटी इनकम्बेंसी अगर कांग्रेस की है तो टीएमसी की भी है, और टीएमसी ने ये फैसला कर लिया है कि 42 की 42 सीटों पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के उम्मीदवार आज उतार दिए जाएंगे। सभी के नाम आज अनाउंस हो जाएंगे, जो ममता बनर्जी अपनी सबसे बड़ी अभी तक की ब्रिगेड रैली में आज रविवार को मैदान से अनाउंस कर देंगी। ये बड़ी बात है इसलिए क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन, जो अभी तक इंडिया गठबंधन की खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी हिस्सा रही है, अब वो पूरी तरह से तार-तार बंगाल में होता नजर आ रहा है। क्योंकि 42 सीटों पर अगर कैंडिडेट्स दे रही है टीएमसी, तो फिर अधीर रंजन चौधरी जैसे उम्मीदवार, जो कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, उनकी भी 2 सीटों को नहीं छोड़ा गया है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात सिर्फ बंगाल तक नहीं है, बात असम में भी है, जहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन वहां पर भी 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने अनाउंस कर दी हैं। ऐसे में 48 सीटों का करीब खाका आज अनाउंस हो जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस समय, खास तौर से तब जब टीएमसी और कांग्रेस में मतभेद सामने उजागर हो रहे हैं, ऐसे में आज सारी 42 सीटों पर ममता बनर्जी का उम्मीदवार दे देना, ये बात तो साफ कर देता है कि विपक्ष की पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं है, कम से कम पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ये भी बखूबी जानती हैं कि अभी तक के चुनाव उन्होंने जितने भी जीते हैं या हारे हैं, दोनों ही अपने दम पर हारे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन लेफ्ट ने किया था पिछली बार, और लेफ्ट कांग्रेस एक साथ होने के कारण उनको काफी असहजता होती रही है बंगाल में, क्योंकि लेफ्ट के खिलाफ ही उनकी सबसे बड़ी लड़ाई है और उनकी आइडियोलॉजी ही सबसे बड़ी लेफ्ट के खिलाफ रही है, जिसके 30-35 साल के शासन को हराकर सत्ता में आना आसान नहीं था, और वो सिर्फ ममता बनर्जी जैसी कद्दावर लीडर ही कर सकती है, या एक फाइटर लीडर कर सकती है, जिसने इस तरह से पहले लेफ्ट को हराया और उसके बाद 2021 के चुनाव में अपनी तीसरी बार जीत हासिल की। 2024 के चुनाव के पहले ही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और अभी तक 3 सभाएं कर चुके हैं बंगाल में, तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि किस तरह से उत्तर बंगाल या दक्षिण बंगाल में आज उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी। और खासा नजर रहेगी बशीरहाट की सीट पर, जहां पर नुसरत जहां सांसद हैं और जहां से संदेश खाली का मुद्दा उठा है। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उद्धव की पार्टी में तनातनी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना उद्धव गुट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि कल शाम बची कुची शिवसेना के प्रमुख ने अंधेरी में उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से #MVA का उम्मीदवार घोषित कर दिया। रात से ही फोन आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए, ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। तो देखिए, ये जो पोस्ट है ये किया गया है संजय निरुपम की तरफ से, जिसमें उन्होंने शिवसेना पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि कल शाम बची खुची शिवसेना के प्रमुख ने अंधेरी में उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से एमवीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रात से ही फोन आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है?
एमवीए की 2 दर्जन मीटिंग होने के बावजूद अभी तक सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जो 8 से 9 सीटें पेंडिंग हैं उनमें यह सीट भी है और ऐसा कांग्रेस के उन साथियों ने मुझे बताया है। यह संजय निरुपम का पोस्ट आप देख रहे हैं, जो सीट शेयरिंग की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया। ऐसा पोस्ट करके संजय निरुपम की तरफ से लिखा गया। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पशोपेश की नजर आ रही है। फिर शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा करना गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है क्या, यह सवाल करते हुए संजय निरुपम ने लिखा, या फिर कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत जानबूझकर की जा रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें। यह पूरा का पूरा पोस्ट संजय निरुपम का है। शिवसेना की तरफ से जिस उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया गया है वो कौन है, वो किसका नाम है और किस तरीके से स्कैम या फिर घोटालेबाज हैं, खिचड़ी स्कैम का घोटालेबाज है, उन्होंने खिचड़ी सप्लायर से चेक में रिश्वत ली है, ये पूरा उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए लिखा है। और हमारे साथ इस वक्त कृष्णा ठाकुर सीधे कनेक्ट हो गए हैं। कृष्णा से ये पूरा मसला समझते हैं। कृष्णा, महाराष्ट्र में जो फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं ये तनातनी बढ़ रही है, क्योंकि जो संजय निरुपम की तरफ से इतना बड़ा पोस्ट किया गया है उसमें कई बातों का जिक्र वो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एमवीए की सीट शेयरिंग को लेकर अभी चर्चा चालू है। कई दौर की बैठकें हुई हैं, लेकिन लोकसभा में एमवीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी निर्णायक फैसला नहीं लिया गया है। और इस बीच में अगर इस तरीके से जो उद्धव ठाकरे हैं वो मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से अगर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते हैं तो जाहिर सी बात है जो कांग्रेस और शिवसेना के बीच में जो है वो गहमा-गहमी तेज हो गई है, क्योंकि जो उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट है मुंबई की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस सीट को कांग्रेस पारंपरिक अपनी सीट बता रही है। और जिस संजय निरुपम जो ये बात कर रहे हैं ना कि जो 8 से 9 सीटों को लेकर जो अभी भी अनबन बनी हुई है, कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया है, उसमें ये एक सीट जो है वो आती है। और ऐसे में संजय निरुपम का यही कहना है कि जब तक कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ है तब तक गठबंधन में रहते हुए कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कैसे कर सकती है। आपको बता दें कि कल उद्धव ठाकरे अंधेरी में थे और अंधेरी जो है वो उसी इलाके में आता है, इसी सीट के अंतर्गत आता है और उन्होंने अमोल कीर्तिकर को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। अमोल कीर्तिकर के बारे में जैसे ही इस खबर पर और अपडेट्स मिलेंगे आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है, दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल में जो बच्चा गिरा था वो उसका रेस्क्यू जारी है, युवक का रेस्क्यू जारी है। मंत्री आतिशी भी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली में केशवपुर मंडी में यह हादसा हुआ है जहां पर मंत्री आतिशी भी पहुंच चुकी हैं और युवक को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए, देर रात ये खबर आई जब एक व्यक्ति बोरवेल में गिर गया और उसे बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए पैरेलल खुदाई करके गड्ढा तैयार किया जा रहा है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली के केशवपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मंत्री आतिशी भी मौके पर मौजूद है। कश्मीर हो या महाराष्ट्र या फिर केरल, दल कोई भी हो और गठबंधन कोई भी हो, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। गठबंधन के गणित में राज्य दर राज्य सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसता दिख रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में नजर आ रही है। महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया दोनों ही धड़ों में सीट बंटवारे को लेकर बैठक पर बैठक हो रही है। नेता मुंबई से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन ना तो सहमति बन रही है और ना ही सियासी तनाव कम हो रहा है। लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र वर्जन यानी कि महाविकास अघाड़ी के अहम सहयोगी प्रकाश आंबेडकर के एक बयान ने मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की परेशानी को बढ़ा दिया है। ईडीसी के इलेक्शन हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बात आई कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए। पीडीपी आउट, ना पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच शुरू हुई जुबानी जंग सीट शेयरिंग फॉर्मूले से उपजी नाराजगी का ही नतीजा है। नतीजा भी ऐसा वैसा नहीं है। कश्मीर में इंडिया गठबंधन के नाम पर अब सिर्फ 2 पार्टियां बची हैं, पहली कांग्रेस, दूसरी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस।
शुक्रवार सुबह तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही पीडीपी अब अलग राह पर है। कई हमने मीटिंग्स भी की और मिलजुल के मशवरे किए कि हमें आगे कैसे चलना है। दरअसल गठबंधन के तहत पीडीपी कश्मीर की अनंतनाग सीट चाहती थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए तैयार नहीं थी और हुआ भी यही। श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी, जबकि जम्मू रीजन की जम्मू और उधमपुर सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर की 5 में से एक भी सीट पीडीपी के हिस्से नहीं आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब पीडीपी ने रास्ता बदल लिया है। पीडीपी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हमलावर हैं, वहीं बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है। परिवारवाद के कारण से एक जो मोह था, अपने हाथ से सत्ता को ना जाने देना, उसी के कारण से कश्मीर की बर्बादी हुई है। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से मजाक उड़ाया इन्होंने मोदी जी का, उसका जो सिला है तो इनको मिलने वाला ही। माना जा रहा है कि लद्दाख सीट पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। हालांकि पीडीपी के अलग होने से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कमोबेश यही स्थिति केरल में बनती नजर आ रही है। सीट बंटवारे वाली फांस ने केरल में राहुल गांधी की सीट फंसा दी है। इंडिया गठबंधन में शामिल वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस अब तक समझौता नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी कर दिया है, जबकि इस सीट पर सीपीआई ने एननी राजा को पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था। और देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये माना जा रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये यकीनन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक हैं और वीरेंद्र सिंह का कद जिसके बाद अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो ये बीजेपी के लिए वाकई बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में जा सकते हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को झटका लग सकता है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, खबर कंफर्म हो चुकी है। ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, वो अब ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। ये बड़ा अपडेट और हरियाणा में ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये देखिए, लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक हैं और इसी बीच ये जो दल बदल की खबरें सामने आ रही हैं, ये वाकई एक बड़े झटके के रूप में देखी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़ा नाम, कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। नीति के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पहले कांग्रेस के सक्रिय सीनियर मेंबर थे और उसके बाद उन्होंने पाला बदला था। अभी चुनाव के करीब आते आते जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक के बाद एक बड़े कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे समय में शांति से सीक्रेट ऑपरेशन करके हरियाणा के इतने बड़े नेता को, और मैं आपको बताऊं उनके बेटे विजेंद्र सिंह हिसार से सांसद हैं, उनको भी कांग्रेस में शामिल कराना। अब से कुछ देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष के घर पे उनकी ज्वाइनिंग होगी दोनों की। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चोट है हरियाणा में, और हरियाणा में कांग्रेस को राजनीतिक पृष्ठभूमि में जरूर मजबूती देगा। और चौधरी वीरेंद्र सिंह, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कांग्रेस में थे, केंद्रीय मंत्री थे, हालांकि उन्हें ससम्मान भाजपा ने अपने में शामिल कराया था और उन्हें बड़ा ओहदा दिया था, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि समय के साथ उन्होंने अपने आप को वांछित महसूस किया होगा। इस वजह से पिछले कुछ समय से हमें सोर्सेज बताते हैं कि उनकी बातचीत लगातार कांग्रेस लीडरशिप से चल रही थी। उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा था कि वो सक्रिय राजनीति में अब नहीं रहना चाहते, वो चाहते तो उनके बेटे को शामिल कराया जाए, लेकिन सोर्सेज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब पिता और पुत्र दोनों को ही कांग्रेस में शामिल वापस कराया जा रहा है और वो एक तरह से उनकी राजनीतिक घर वापसी हो रही है। के पास वापस आती हूँ आशीष, जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, चौधरी वीरेंद्र सिंह, जब उनका नाम चर्चा में आया, जब किसान आंदोलन हुआ, उस वक्त पर भी उनके जो बगावती तेवर है वो देखने को मिले, या उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ जब उनके बगावती तेवर दिखे। क्या ये माना जाए कि कुछ समय से कहीं ना कहीं चल रहा था, या ये अचानक हुआ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं?
बिल्कुल नहीं, ये राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से हो रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जरूर कांग्रेस में बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे मोदी कैबिनेट में, लेकिन उनके बेटे विजेंद्र जो हिसार से फिलहाल लोकसभा सांसद है, उनकी टिकट इस बार उन्हें टिकट मिलनी मुश्किल थी। और इसकी वजह यह है कि पिछली बार उन्होंने हिसार में जिस जेजेपी को हराया था वो फिलहाल अब हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के भव्य बिश्नोई रहे थे। भव्य बिश्नोई अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनके पिता जो है वो इस बार बीजेपी के टिकट पर संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं हिसार सीट से। तो यही वजह है कि विजेंद्र सिंह को बीजेपी में फिलहाल अपना और अपने बेटे का भविष्य नजर नहीं आ रहा था, और इसी वजह से उनको अब अपने पुरानी पार्टी की याद आई, और इसी वजह से अब वो पिछले कई दिनों समय से जब जो सरकार विरोधी आंदोलन आदि हो रहे थे उसमें वो शामिल होकर के अपने इरादे जाहिर कर रहे थे, और आज वो औपचारिक तौर पर एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों चौधरी पिता पुत्र को पार्टी में शामिल करवाएंगे। जी ठीक है आशीष, क्योंकि अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई बार वो बोलते हुए भी नजर आए हैं, और खबरें कुछ समय पहले ये भी आ रही थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह नया मंच भी तैयार कर सकते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन अब जिस तरीके से वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले ये कितना बड़ा नुकसान होगा, कहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह प्रभाव रखते हैं? आसपास के जितने भी इलाके हैं जाट बेल्ट, वो खुद एक बड़े जाट नेता हैं, निश्चित तौर पर उनका खासा प्रभाव है, और लंबी राजनीति है उनकी, इसलिए निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर काफी असर रखते हैं, और इसका बीजेपी को दोनों ही तरह से नुकसान होगा। एक तो जाट समुदाय जो जनता पार्टी से नाराज चल रहा है, उसको एक और बड़ा नेता खेमा बदलते दिखेगा तो उसका भी राजनीतिक असर होगा, और निश्चित तौर पर जैनैन बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि इसके पीछे राजनीतिक वजह उनको अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य भी सिक्योर करना है। कहीं ना कहीं जब इस बात के संकेत मिल ही गए थे कि इस बार हिसार से विजेंद्र सिंह को टिकट बीजेपी संभवतः नहीं देती, ऐसे में उन्होंने ये हार्ड बार्गेन किया है कांग्रेस पार्टी के साथ, और बहुत जल्द दोनों पिता पुत्र की ज्वाइनिंग आज कांग्रेस में वापस हो जाएगी। जी, लेकिन आशीष, क्योंकि अगर कांग्रेस वो ज्वाइन करने वाले हैं अभी कुछ समय के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, तो इससे पहले हर पहलू पर बात भी हुई होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके बेटे के भविष्य को लेकर भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा था, तो कई ऐसे पहलू रहे होंगे जिन पर बात हुई होगी। जी हाँ, मुझे लगता है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जरूर, जैसा मैंने आपसे कहा, जो सोर्सेज अब हमें बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार पिता और पुत्र दोनों से बातचीत चल रही थी। तकरीबन ये अब हम तय मान सकते हैं कि इस बार से वीरेंद्र सिंह को, माफ कीजिएगा, उनके बेटे विजेंद्र सिंह को कांग्रेस अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाए। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद ये इंडिकेट कर रहे थे कांग्रेस लीडरशिप को कि वो खुद सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहते। पहले उन्होंने ये संकेत दिया था कि वो खुद कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, बनिस्बत चाहते थे कि उनके बेटे को शामिल कराया जाए। लेकिन अब जो खबर मिल रही है कि दोनों ही वापस ज्वाइन कर रहे हैं, तो संभव है कि कोई सक्रिय भूमिका कांग्रेस चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी तय करे और उन्हें एक बड़े जाट लीडर के तौर पर हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश भी की जाए, ताकि जितने वोटरों को रिझाया जा सके उतना रिझाया जा सके। मुझे लगता है कि इसी तरह की राजनीतिक लेन देन हुई है जिसके बाद पिता और पुत्र की आज घर वापसी हो रही है। बिल्कुल, और जैनेंद्र, जिस तरीके से दलगत राजनीति की बात की जाए या फिर किसानों के आंदोलन को जोड़कर देखा जाए, मैं आ रही हूं आपके पास जैनेंद्र, एक बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों को वो दिखाएं पहले। देखिए, बीजेपी को बड़ा झटका, और इसी को लेकर अब जो रिएक्शंस है ना वो भी सामने आ रहे हैं। विजेंद्र सिंह का खुद का ये जो ट्वीट है वो देखिए क्या कहता है। आई हैव रिजाइन from the primary membership of BJP due to compelling political reasons. I extend gratitude to the party, National President Shri JP Nadda, Prime Minister Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah for giving me the opportunity to serve as the member of Parliament for Hisar. तो देखिए ये आभार जताया है, और साथ ही साथ कहा कि मैं राजनीतिक कारणों की वजह से पार्टी की जो मेंबरशिप है उससे रिजाइन मैंने कर दिया है। ये जो पोस्ट है ये ब्रिजेंद्र सिंह की तरफ से किया गया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह का, जो उन्होंने लिखा, और इसमें उन्होंने आभार जताया जेपी नड्डा के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया कि मैंने हिसार के लिए जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर मैंने सर्व किया, मैंने काम किया, लेकिन अब मैं कुछ कारणों की वजह से, राजनीतिक कारणों का वो हवाला दे रहे हैं कि मैं राजनीतिक कारणों की वजह से मैंने पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया है। जैनेंद्र, हम अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ब्रिजेंद्र सिंह ने यह क्लियर लिखा है कि ड्यू टू कंपेलिंग पॉलिटिकल रीजंस आई हैव रिजाइन। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मैंने रिजाइन दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात मैं आपको कह रहा था कि पिछले लोकसभा चुनाव में
ब्रजेंद्र सिंह ने जेजेपी को हराया था, दुष्यंत चौटाला को हराया था, वो अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है जेजेपी पार्टी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर कुलदीप बिश्नोई रहे थे बीजेपी से, माफ करिए कांग्रेस से, उनके पिता माफ करिए भव्य बिश्नोई तीसरे नंबर पर रहते, उनके पिता कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में है। संभावना है कि कुलदीप बिश्नोई इस बार चुनाव लड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे और यही राजनीतिक वजह थी जिसका जिक्र वो अपने ट्वीट में कर रहे हैं कि कुछ राजनीतिक वजहों से, वो राजनीतिक वजह यही थी और यही वजह कि वो इस बार अब एक बार फिर घर वापसी कर रहे हैं और पूरी संभावना है कि कांग्रेस की तरफ से वो अब हिसार से लोकसभा के उम्मीदवार रह सकते हैं। इसका ज्यादा असर लोकसभा चुनाव में तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव जो कुछ ही महीने के बाद होने हरियाणा में, उसके लिहाज से जरूर ये बीजेपी के लिए एक झटका है। जी बिल्कुल। और आशीष, अभी 2 ही दिन पहले चौधरी दुष्यंत चौटाला, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, दुष्यंत चौटाला, उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जो ब्रजेंद्र सिंह हैं वो पिछले 1 साल से लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि भाई पार्टी छोड़ दूंगा, वो तारीख पर तारीख दे रहे हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं ले रहे। यानी कि ये जो खींचतान है, ये जो मनमुटाव है, ये लंबे समय से चल रहा था, जो कि अब बिल्कुल सामने रेजिग्नेशन के फॉर्म में आया है। आशीष, पहले सीटों को लेकर निश्चित तौर पर एलाइज के बीच में भी हार्ड बार्गेनिंग चलती है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चौटाला की तरफ से भी ये बार बार संकेत दिया जा रहा था। पहले भी आप देखिए इसको डिफिकल्ट मैरिज बताया जा रहा था। उन्होंने इसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और चुनाव के नतीजों के बाद उस समय ये आरोप भी लगाए गए थे कि बड़ा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना लिया। पिछले कुछ समय से वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट एक्सट्रैक्ट कर सकें, इसी बात का दबाव है। और निश्चित तौर पर संभव है कि हमारा पूरा ध्यान एक और जहां पर इंडिया अलायंस जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके बिखरता चला गया, संभव है कि एनडीए में भी इस तरह की टूट देखने को मिले। और जो तेवर अपनाए हैं दुष्यंत चौटाला ने, उससे लगता है कि बात बिगड़ भी सकती है। हालांकि मैं फिर दोहरा दूं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से दबाव बना के ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिल सके और वो सीटें मिल सके जिस पर वो चुनाव में अपने कैंडिडेट्स को उतारना चाहते हैं। ऐसा संभव हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसके पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे का कांग्रेस में वापस शामिल होना निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान। बिल्कुल आशीष। और जैनेंद्र, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि पिछले कुछ महीनों से साफ तौर पर ब्रजेंद्र सिंह अपनी बात कह रहे थे, बीजेपी को कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटम भी दे चुके थे गठबंधन तोड़ने को लेकर जेजेपी के साथ, और लगातार उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा था क्योंकि ये जो मनमुटाव था, ये कहीं ना कहीं, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं, कि उनके बेटे के भविष्य को लेकर भी था, जो सीट जेजेपी को दे दी गई लड़ने के लिए। देखिए बिल्कुल इसके पीछे राजनीतिक भविष्य ही मुख्य तौर पर केंद्र में था। जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन बीते 4 सालों से है और जब हरियाणा में पिछला राज्यसभा चुनाव हुआ था उस समय कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ गए थे। तो साफ तौर पर हिसार की जो लोकसभा सीट है उसके समीकरण राजनीतिक पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अपनी तरफ से अंदर आने जरूर चौधरी वीरेंद्र ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि कोई कामयाबी उन्हें नहीं मिल रही है, इसके बाद से ही वो लगातार, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो या किसानों का आंदोलन हो, अपने वो सरकार के खिलाफ नजर आए, हमेशा अपनी पार्टी के खिलाफ नजर आए। और अब जब लोकसभा चुनाव का ऐलान होने ही वाला है, अब वो आज औपचारिक तौर पर कांग्रेस में एक बार फिर घर वापसी करने वाले हैं और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार भी हिसार से उनके बेटे और मौजूदा सांसद हो सकते हैं। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चौधरी वीरेंद्र की अपनी पारिवारिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है जैनेंद्र। और आशीष, ये भी अपडेट दीजिएगा कि ये क्या रहेगा कार्यक्रम, कितनी देर के बाद वो ज्वाइन करेंगे कांग्रेस और कौन कौन मौजूद होगा, मैं पूछूंगी आपसे। लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट, आजमगढ़ पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आजमगढ़ पहुंच गए हैं पीएम मोदी। लगातार देखिए चुनाव से पहले दौरे कर रहे हैं और अब आजमगढ़ में प्रदर्शनी देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ। आजमगढ़ में पहुंचकर एग्जीबिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे कर रहे हैं। 1 मार्च से उनके इन दौरों की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल से शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अलग अलग जगहों पर देखी जा रही है। इस वक्त आजमगढ़ में वो मौजूद हैं जहां पर एग्जीबिशन देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।